नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी नागपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर बिफरे एनडीए के सहयोगियों की। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। देखेंगे ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ पर क्यों भड़के तेजस्वी। 9 महीने बाद कैसे हुई सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी। जानेंगे संभल की जामा मस्जिद को लेकर क्यों छिड़ा नया विवाद। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। चुराचांदपुर में एक शख्स की गई जान। हमार जनजाति के जोमी झंडा उतारने पर बढ़ा विवाद। सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक के बयान पर बवाल। रणधीर सिंह ने सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी को बताया बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर बनी संसद की स्थायी समिति ने पेश की रिपोर्ट। भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने पर दिया जोर। कहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना से ले सबक। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 147 अंकों की तेजी के साथ 75,449 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 73 अंकों की उछाल के साथ 22,907 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। विपक्षी दल तो पहले से ही राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर फडणवीस सरकार पर हमलावर है, तो अब बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कैसे मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं सीएम फडणवीस, देखिए इस रिपोर्ट में। नागपुर में मचे बवाल पर बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। सहयोगियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। ना तो संघ बीजेपी के साथ दिख रहा है और ना ही एनसीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दल। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब का मुद्दा आज प्रासंगिक नहीं है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी औरंगजेब को लेकर सियासी रोटियां सेक रही है। औरंगजेब पर बीजेपी की रणनीति को लेकर शिवसेना यूवीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि बीजेपी अगर औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहती है तो इसके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को भी बुला ले। साफ है उद्धव ने जेडीयू और टीडीपी से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहा है। इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया गया। बीजेपी के पेट में नया शिवाजी पल रहा है, यानी बीजेपी छत्रपति शिवाजी की छवि का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की इस कोशिश को लेकर एनडीए के अंदर ही नाराजगी दिखाई दे रही है। एनसीपी विधायक अमोल मिटकारी ने अपनी सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा नागपुर मामले में सरकार पूरी तरह से फेल रही, मीडिया को चुप करा दिया गया और किसानों की चिंताओं और मराठा आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटा दिया गया। औरंगजेब बीजेपी विधायक टी राजा सिंह जो कब्र हटाने की बात कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो वो खुद अपने बेटे के साथ फावड़ा लेकर औरंगजेब की कब्र तोड़ने जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। ये केवल हिंदुओं को उकसाने की राजनीति है। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी इस विवाद में बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम औरंगजेब के कार्यकाल को अच्छा नहीं मानते, लेकिन किसी की कब्र के साथ छेड़छाड़ करना हमारी परंपरा नहीं रही है। साफ है नागपुर मामले में बीजेपी अकेले पड़ गई है। साफ है बीजेपी इस मामले में अकेली पड़ गई है। सहयोगी दलों ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर। ईसी और सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिका की बारी आने से पहले ही वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यह मुद्दा उठा दिया और कोर्ट से कहा कि यह बेहद जरूरी मामला है। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में सुनवाई होनी थी। ये केस कोर्ट में 38वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, यानी इससे पहले कोर्ट को 37 दूसरे मामलों की सुनवाई करनी थी, जिसके चलते ये साफ था कि कोर्ट में इस मामले में बहस नहीं हो पाएगी। इसे लेकर याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दलील दी कि ये लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रश्न ये है कि क्या प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश की भागीदारी वाले पैनल के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो फैसला 2023 के संविधान पीठ ने दिया था उसका पालन होना चाहिए, या संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए सरकार ने जो कानून पास कराया जिसमें सीजेआई को पैनल से बाहर कर दिया गया उसका पालन किया जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि मामला बेहद जरूरी है, इसलिए जल्दी सुनवाई हो और इसके लिए कम से कम 2-3 घंटे की दलीलें दी जा सके। प्रशांत भूषण की दलील सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इन सभी दलीलों को समझती है,
लेकिन हर दिन कई जरूरी मामले सूचीबद्ध होते हैं। पीठ ने कहा कि हम इसे 16 अप्रैल के लिए रखते हैं ताकि मामले की अंतिम सुनवाई हो सके। इस मामले में एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति लोकतंत्र का मजाक है, क्योंकि इससे होने वाली नियुक्ति को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि बीती 17 फरवरी को ही ज्ञानेश कुमार को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ज्ञानेश कुमार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार पर संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। इस बीच पटना के ईडी दफ्तर में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ हुई, जिसके विरोध में आरजेडी समर्थकों ने ईडी और एनडीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तेजस्वी यादव ने तो साफ चेतावनी दे दी कि जितना तंग करोगे हम उतने मजबूत होंगे। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से पटना के ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई। यह मामला 2004 से 2009 के दौरान लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। सुबह 10 बजे ही लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यालय के बाहर आरजेडी समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने ईडी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समर्थकों का कहना था कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि ईडी का यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए नौकरियों के बदले जमीनें ली गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि नौकरियों के बदले कई जमीनें लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम ट्रांसफर की गई। इससे पहले 2024 में ईडी ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं इस पूछताछ को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेशक ये मामला राजनीति से प्रेरित है। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मुझे इसमें नहीं घसीटा जाता। मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भविष्यवाणी की थी कि अब एजेंसियां बिहार की ओर अपना रुख करेंगी। बता दें कि इससे एक दिन पहले यानी 18 मार्च को लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से ईडी ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। लालू यादव से ईडी की पूछताछ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चर्चाओं में सुनीता विलियम्स भी हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी किसी फिल्मी रोमांच से कम नहीं रही। 9 महीने 14 दिन बाद इनकी वापसी हुई, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर देश दुनिया में उत्साह की लहर दिखाई दे रही है। तो कैसी रही सुनीता विलियम्स की वापसी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी हो गई है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। और जैसा कि नासा ने पहले ही बताया था कि ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक उनकी वापसी में करीब 17 घंटे लगेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि इस दौरान एक ऐसा भी वक्त आया जब मिशन नियंत्रकों का अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला रहे क्रू ड्रैगन कैप्सूल से संपर्क टूट गया। 7 मिनट के ब्लैकआउट के बाद स्पेसक्राफ्ट से संपर्क दोबारा बहाल हुआ, लेकिन ये वक्त किसी भी स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है। इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा होने के कारण स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। 2003 में जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौट रही थी, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उनका यान क्रैश हो गया था। और ये ब्लैकआउट हर अंतरिक्ष यान के साथ होना तय है, क्योंकि जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी के घने वायुमंडल में प्रवेश करता है, उस पर भारी दबाव और घर्षण पैदा होता है, जिससे विमान का बाहरी हिस्सा करीब 1926 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण कैप्सूल के बाहर प्लाज्मा बन जाता है, जिससे 10 मिनट तक संचार बाधित हो सकता है। इसके लिए इस मिशन में तैनात सभी यात्री पहले से ही तैयार थे। इस चुनौती को पार करते हुए स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक समुद्र में लैंडिंग की और जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल लैंड हुआ, रिकवरी टीम यान को बाहर निकालने पहुंची। उस दौरान डॉल्फिन्स का झुंड कैप्सूल के चारों ओर तैरता नजर आया। इस मंजर ने सबका दिल जीत लिया, मानो वो भी इनके स्वागत में पहुंचे हों। रिकवरी वेसल ने कैप्सूल को पानी से बाहर निकाला और उसके साइड हैच को पहली बार सितंबर के बाद खोला गया। इसके बाद यात्रियों को बाहर निकालकर उन्हें तुरंत ह्यूस्टन भेजा गया, जहां वे 45 दिनों की देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजरेंगे। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे, लेकिन यान में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी अटक गई थी और अब
286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद उन्होंने धरती की ताजा हवा में एक बार फिर सांस ली है। सुनीता विलियम्स की इस ऐतिहासिक वापसी से दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन बात करें किसानों की, तो मोदी सरकार के हाथों उन्हें एक बार फिर निराशा हाथ लगी। किसान और केंद्र के बीच 7वीं बार बातचीत हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने किसानों ने अपने मुद्दे फिर पेश किए, लेकिन उनकी चिंता अब तक दूर नहीं हुई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ में एक बार फिर किसानों का जत्था इकट्ठा हुआ। यहाँ किसानों की मोदी सरकार से 7वें दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में केंद्र की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के अलावा पंजाब सरकार की तरफ से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खड्डिया और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा मौजूद रहे। वहीं किसानों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा यानी केएमएम के संयोजक सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में 28 किसान नेता शामिल हुए। बैठक के लिए डल्लेवाल एम्बुलेंस से चंडीगढ़ पहुंचे। बैठक से पहले मोहाली से चंडीगढ़ आ रहे किसानों को चंडीगढ़ पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। उन्होंने लगभग 35 से 40 वाहनों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। करीब आधे घंटे बाद किसानों को जाने दिया गया। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अचानक पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी। ये बात पंजाब सरकार ही बता सकती है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है या कुछ और इनपुट है। वहीं किसानों की मांगों पर जोर देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 करोड़ किसान परिवार हैं, यानी देश का 60% हिस्सा अपनी मांग कर रहा है। बैठक में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अलग अलग मांगों पर चर्चा की गई। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार मोदी सरकार उनकी मांगों को तवज्जो देगी, लेकिन 4 घंटे चली इस बैठक के बाद भी तस्वीर नहीं बदली। दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों तरफ से हुई बातचीत सकारात्मक और उद्देश्य पूर्ण रही। इस बैठक के फेल हो जाने के बाद किसानों की केंद्र सरकार से एक और मीटिंग होगी, जिसके लिए 4 मई की तारीख तय की गई है। बैठक के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। ऐसे में अब देखना होगा कि ये बैठकों का दौर कब तक जारी रहेगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हकीकत में सरकार इस मुद्दे का हल निकालना चाहती भी है। किसानों के केंद्र के साथ एक के बाद एक कई बैठकें हुई, लेकिन नतीजा एक भी नहीं। अब अगली बैठक को लेकर किसान क्या रुख अपनाते हैं ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने मोदी सरकार को साफ कह दिया कि हमें स्पष्ट जवाब चाहिए, वो भी 5 हफ्तों में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू के खिलाफ दायर याचिका पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने रिश्तेदारों की कंपनियों को सरकारी ठेके दिए और इस मामले में एसआईटी जांच की मांग की गई है। उसी मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देने को कहा। पीठ ने कहा कि हम वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट चाहते हैं। सीएजी रिपोर्ट ना तो यहाँ है और ना ही वहाँ। हमारे पास स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि वे कौन से पक्ष हैं जिन्हें ठेका दिया गया है और प्रक्रिया क्या है। अगर निविदाएं नहीं मंगाई गई तो ये बताया जाना चाहिए। दोनों मंत्रालयों को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। हमें ये भी देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर विचार किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें सभी ठेकों की जानकारी देनी होगी। केंद्र सरकार को भी 5 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। वहीं सीएजी से 20 मार्च को जारी निर्देशों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 21 जुलाई के सप्ताह में होगी। ऐसे में देखना होगा कि अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश होती है या नहीं, या फिर अपने सीएम को बचाने के लिए बीजेपी कोई नई तिकड़म लगाएगी। केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। कोर्ट ने सख्ती से जवाब मांग लिया। इस बीच संभल की जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा होने की आशंका नजर आ रही है। खबर आ रही है कि मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें अब हिंदू समुदाय की मांग के आगे प्रशासन झुक गया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय की मांग को दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि रंगाई पुताई के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि कारीगरों ने सुनहरे रंग के ऊपर सफेद रंग की पुताई कर दी। दरअसल ईद को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद के रंगरोगन का काम कराया जा रहा है। इसके लिए एएसआई ने दिल्ली के 15 मजदूरों को रंगाई पुताई के काम पर लगाया है।
पुताई के दौरान देखा गया कि कारीगरों ने मस्जिद के गुंबद पर बनी सुनहरे रंग की पट्टियों पर सफेद रंग चढ़ा दिया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद से माहौल के बिगड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। बता दें कि 15 मार्च को जामा मस्जिद के रंग रोगन को लेकर कलर का विवाद शुरू हुआ था। नाथ संप्रदाय के एक महंत ने मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग की, जबकि मस्जिद कमेटी की वकील ने कहा कि रंगाई पुताई के लिए पहले की तरह हरा, सफेद और गोल्डन रंग का ही इस्तेमाल होगा। इस पर बाल योगी दीनानाथ ने दावा किया कि ये सरकारी बिल्डिंग है, किसी व्यक्ति विशेष या मुस्लिम समाज की बिल्डिंग नहीं। हमारी सरकार, कोर्ट और जिला प्रशासन से मांग है कि अगर रंगाई पुताई का काम मुस्लिमों के हिसाब से हो रहा है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होना चाहिए। सरकार से मांग है कि मस्जिद को सिर्फ सफेद रंग का रखा जाए। ये ना तो मुसलमानों का रंग होगा और ना ही हिंदुओं का। इसके बाद मस्जिद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि हिंदू समुदाय की मांग को तवज्जो दी गई है, जिसके बाद से जानकार दावा कर रहे हैं कि अब संभल में नया विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि शाही जामा मस्जिद के एडवोकेट सदर जफर अली ने कहा कि हम और एएसआई मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एएसआई ने कहा कि हमारी सारी बिल्डिंग सफेद होती है तो उसमें सफेद रंग ही किया गया है, हमने उसमें कोई विरोध नहीं किया। और अब बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश औरंगजेब की कब्र खोदने में लगा है, वहीं भारतीय मूल की सुपर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब स्पेस से जमीन पर आ गई हैं। हालांकि कहा तो उन्हें भारतीय जाता है, मगर उनके लौटने को लेकर के सरकार ने क्या कभी कोई जानकारी दी, मुझे शायद याद नहीं है। फिलहाल तो सुपर एक्स के मोदी जी के मित्र, माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के मित्र एलन मस्क का हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके प्रयासों से हमारे देश की बेटी के लिए उन्होंने बेटी बचाओ अभियान चला दिया और उसको स्पेस से ज़मीन पर लेकर आ गए। हम तो बस सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।